हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CBL। आज हम करने वाले हैं वैक्सीन्स। सो वैक्सीन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स जो सबसे पहले बनी थी, दे आर होल ऑर्गेनिजम्स विच आर ईदर लाइव और वीकेंड और किल्ड फॉर्म्स। अगर वो लाइव फॉर्म्स है दे आर एटीन्यूएटेड, दैट मीन्स देयर स्ट्रेंथ हैज़ बीन डिक्रीज्ड। इतनी डिक्रीज कर दी गई है कि वो किलर टी सेल्स को तो जनरेट कर पाए, उनको एक्साइट कर पाए टू जनरेट द इम्यून रिस्पॉन्स, बट वो क्या करें, उतना लेवल तक करें कि डिजीज जो है वो लीथल ना हो जाए ऑर्गेनिज्म के लिए। बट यहाँ पर थोड़ा रिस्क ये रहता है कि समटाइम्स एटीन्यूएटेड फॉर्म्स जिन ह्यूमंस में कुछ स्पेसिफिकली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर इम्यून सिस्टम ऑलरेडी सप्रेस्ड है, वहाँ पर ये वीकेंड वैक्सीन्स भी यानी कि वीकेंड जर्म्स भी बहुत ज़्यादा रिस्क पोज कर सकते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ वैक्सीन्स जहाँ पर होल ऑर्गेनिज्म यूज़ किया गया, ईदर लाइव और एटीन्यूएटेड। अगर लाइव है तो उसको एटीन्यूएट किया गया है या समटाइम्स किल्ड भी फॉर्म्स डाली जाती हैं। देन केम द सेकेंड जनरेशन ऑफ वैक्सीन्स। सेकेंड जनरेशन ऑफ वैक्सीन्स बनाई गई ताकि एटीन्यूएटेड फॉर्म्स, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन से जो रिस्क्स थे उन्हें कम कर दिया जाए। अब यहाँ पर रादर देन यूजिंग द होल ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक एंटीजेंस यूज किए गए, कुछ ऐसे प्रोटीन कंपोनेंट्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी पैथोजन के, किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की इम्यूनोजेनिसिटी के लिए, उनको यानी कि डिजीज कॉजिंग एबिलिटी वाले एंटीजेंस या प्रोटीन्स को इंट्रोड्यूस किया गया। राइट, दीज आर टू एबल टू जनरेट हेल्पर सेल्स एंड एंटीबॉडी रिस्पॉन्सेज। ठीक है जी, बट किलर टी सेल रिस्पॉन्सेज नहीं आते इसमें भी, और यहाँ पर इनको हेल्प लेनी पड़ती है। ये हेल्पर सेल्स ये जाते हैं बी सेल्स को बताते हैं और बी सेल्स क्या करेंगे, एंटीबॉडीज रिलीज करेंगे। देन केम द थर्ड जनरेशन ऑफ वैक्सीन्स जिनको हम DNA वैक्सीन्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या किया गया, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्कुलर पीस ऑफ बैक्टीरियल DNA, जिसको हमने प्लाज्मिड भी कहा था, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA की भी बात की थी हमने, उसे इंजेक्ट किया जाता है इनटू द होस्ट। होस्ट की मशीनरी उसको एक फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट करेगी एंड इट वुड अगेन पोर्ट्रेट एज समथिंग फॉरेन, और उसके अगेंस्ट जो है इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। एंटीबॉडीज विल बी फॉर्म्ड इन द बॉडी एंड दस दे वर्क इन दैट फैशन। ठीक, दीज आर DNA वैक्सीन्स। इसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ वैक्सीन्स भी आई जिनमें स्पेसिफिक और भी स्पेसिफिक हुआ गया, यानी कि अब होल ऑर्गेनिजम्स नहीं, अब प्रोटीन्स नहीं, अब DNA नहीं, अब यूज़ किया गया रिवर्स वैक्सीनोलॉजी। रिवर्स वैक्सीनोलॉजी में क्या किया गया, दिस टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय रेनो रेपोली, और इसमें किया गया स्पेसिफिक जीनोम में से ऑफ द पैथोजन स्पेसिफिक प्रोटीन्स एक्सप्रेस किए गए। अगर कोई भी वायरस है या कोई भी बैक्टीरियल है तो जो उसकी स्पेसिफिक पैथोजन कॉजिंग एजेंट्स हैं, एंटीजेंस हैं, जो सरफेस प्रोटीन्स हैं, उनको यूटिलाइज किया गया रादर देन द कंप्लीट होल ऑर्गेनिज्म। एंड द फर्स्ट वैक्सीन वॉज डेवलप्ड अगेंस्ट द सीरो ग्रुप बी मेनिंजोकोकस। इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज किया गया which caused meningitis, उसके अगेंस्ट इसे यूज किया गया एंड द टेक्निक वाज रिवर्स वैक्सीनोलॉजी। फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन वैक्सीन्स आने के बाद भी नेक्स्ट क्या, नाउ it has advanced a little bit more and we are talking about biofarming, right? What is biofarming? Biofarming क्या है, जहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्लांट्स का, सच एज टबेको, बनाना, अल्फा, कॉर्न, मेज, ऐसे प्लांट्स को यूटिलाइज किया जा रहा है टू इंट्रोड्यूस इनटू देम सम एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स सेपरेट करके ऑब्वियसली थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उन प्लांट्स के अंदर ये जीन्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं एंड दीज वुड बी यूज एज वैक्सीन्स विच विल बी एडिबल। राइट, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक वी टॉक्ड अबाउट प्लांट्स, जहाँ पे हमने BT जीन की बात की, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस की बात करी और गोल्डन राइस की बात करी। नाउ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का एक और एप्लीकेशन बायो फार्मिंग या मॉलिक्यूलर फार्मिंग की कहा गया, जहाँ पर प्लांट्स में एंटीजेंस जीन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए सो दैट द जो प्लांट प्रोडक्ट बने दैट कुड बी यूज्ड एज एन एडिबल वैक्सीन। This concept of edible vaccine was developed by Anson in 1990s. Now, what is done in this method?
Genes of interest were introduced into the plants, obviously with the help of the plasmid DNA. Bacterial extra nuclear plasmid जो है वो यूज किया गया बैक्टीरिया से. These genes were expressed in the plant tissues. Edible part में इनको इन genes ने express किया, and these genes encode for protective vaccine antigens. कैसे जीन्स हमने लिए? जो कि एंटीजेंस हैं, एंड जब ये एंटीजेंस इंट्रोड्यूस किए, दीज द प्रोडक्ट, दैट प्लांट प्रोडक्ट कैन बी इंजेस्टेड एंड यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ओरल और एडिबल वैक्सीन. राइट. मेथड इन्वॉल्व अगेन वेरी सिंपल. अगर हम इसे अपने, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. और यहाँ पर फिर क्या किया गया? बैक्टीरियल सेल के अंदर, प्लाज्मिड के अंदर एंटीजन जीन डाला गया and antibiotic resistant gene. Now the plant parts were taken, they were cut and introduced into this bacterial suspension. Right? Bacterial suspension के अंदर डाला गया, transformation took place and this bacteria that transferred those genes to the plant cell. अब इन प्लांट सेल्स को इंट्रोड्यूस किया गया एक ऐसे मीडियम में जो कि एंटीबायोटिक है. एंड हमने रिमेंबर, हमने यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाला. तो जो सेल्स ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इनकॉर्पोरेट किया होगा अपने जीनोम में, दे विल सर्वाइव एंड ऑल अदर सेल्स वुड डाई. Once this callus is formed, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड कैलस क्या है? कैलस इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, जिससे रूट और शूट फॉर्मेशन जब स्टार्ट हो जाएगी, दिस कैलस, these cells would be grown into the soil and then we'll obtain the plant products. For example, here we've taken vaccine potatoes, right? आई होप द एडिबल वैक्सीन कॉन्सेप्ट समझ आया. एक बार फिर से इसे रिपीट करते हैं. द प्रोसेस इज अगेन वेरी सिंपल. द जीन फ्रॉम ह्यूमन पैथोजन इज इंसर्टेड इनटू अ बैक्टीरियम, प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस किया गया, साथ ही इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी डाला गया. अब दिस बैक्टीरिया इन्फेक्ट्स द प्लांट पार्ट्स, द लीफ सेगमेंट्स, उस मीडियम में डाला गया, ओन एंटीबायोटिक मीडियम में डाला गया. ओनली दोज जीन्स विच हैव इनकॉर्पोरेटेड दैट एंटीजन, दैट स्पेसिफिक पैथोजन एंड द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विल सर्वाइव. कैलस ग्रो करेगा, जिस कैलस के अंदर वो प्रॉपर्टीज होंगी फॉर दैट पैथोजन. And once that callus grows into a plant, these plant parts can be used as edible vaccines. जब भी कभी ये potatoes खाए जाएंगे, they will trigger immune response, क्योंकि इसके अंदर वो pathogen है, antigen है. Once it enters the body will start making the antibodies against that pathogen. तो edible vaccines बहुत ही यूजफुल प्रूव होंगी. और अब तक क्या किया जा चुका हुआ है? 1990s में ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन produced in genetically engineered tobacco. This is the first important edible vaccine generated so far in 1990 in the tobacco plant and the potato plants, human serum albumin. और डेवलपमेंट में चल रही हैं recombinant subunit vaccines against the rabies and Novak viruses, and there are certain vaccines being worked upon for the tooth decay causing bacteria. हमारे इस ट्रांसजेनिक टोबैको में सरफेस एंटीजन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को यूटिलाइज करके भी ट्रांसजेनिक टोबैको बनाए जा चुके हैं, एंड दीज टोबैको लीव्स देन एक्ट एज द एडिबल वैक्सीन्स. सो आई होप ये कॉन्सेप्ट एडिबल वैक्सीन्स का क्लियर हो गया, जहाँ पर टोबैको प्लांट या और भी बनाना, अल्फा, कॉर्न और मेज़ को यूज़ करके भी वैक्सीन्स बनाने की कोशिश की जा रही है. अब एडिबल वैक्सीन्स बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं. वाई सो एडवांटेजेस? इसलिए हैं बिकॉज दे आर वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ही इकोनॉमिकल हैं, दे आर ईजी टू एडमिनिस्टर. और अगर किसी वैक्सीन को बनाने का खर्चा बहुत ज़्यादा, इट इज़ प्रूविंग टू बी वेरी कॉस्टली. इफ़ सम इंडिजिनस क्रॉप हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड विद दीज प्रॉपर्टीज़, उस पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज़ को इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं, तो वो सारा खर्चा जो है वो बचाया जा सकता है. सो दीज आर कॉस्ट इफेक्टिव, easy to administer and easy to store. Moreover, they activate both mucosal and systemic immunity. Now, what about mucosal and systemic? Mucosal is जहाँ पर एक innate response में हमने बात की कि mucosal lining of the mouth and other organs वो innate response में आए थे, and हमारी सिस्टेमिक इम्यूनिटी कहाँ आई थी? एक्वायर्ड रिस्पॉन्स में. तो ये दोनों
रिस्पॉन्सेज जो हैं ये इससे अटेन किए जा सकते हैं. एंड देन दीज आर हीट, सम वैक्सीन्स आर हीट स्टेबल एंड सम आर नॉट. ये कुछ डिसएडवांटेज भी है जो हम अभी पढ़ेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कोल्ड चेन मेंटेनेंस. जैसे हम अभी कोविड की बात करें तो अभी वैक्सीन जब लगनी शुरू हुई है, देयर हैज़ टू बी अ कोल्ड चेन ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड, जहाँ फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक जहाँ तक जाना है प्रॉपर टेम्परेचर में 2 to 8 डिग्रीज का डिग्री सी का जो टेम्परेचर चाहिए वो मेंटेन करना पड़ेगा. सो इन द केस ऑफ दीज एडिबल वैक्सीन्स ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी. एंड मोर ओवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये हो जाएंगी इंजेक्शन लेस वैक्सीन्स, एडिबल वैक्सीन्स. बट इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी एसोसिएटेड हैं. दैट इज़ कि डोजेज कैसे डिसाइड की जाएगी. सो द कंसिस्टेंसी ऑफ डोजेज फ्रॉम फ्रूट टू फ्रूट और प्लांट टू प्लांट एंड वन जनरेशन टू अनदर इज़ नॉट सिमिलर. सो वी हैव टू वर्क अपॉन दैट. वो भी काम करने वाला एक पॉइंट रहेगा. स्टेबिलिटी ऑफ वैक्सीन इन फ्रूट इज़ नॉट नोन, कितना रहेगा. कुछ केसेस में ये क्या हो रहा है कि अगर पोटैटोज़ की बात करें, पोटैटोज़ कांट बी ईटन रॉ, तो वहाँ पर हीट से पैथोजन कितना इफेक्टिव रहेगा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में या नहीं रहेगा, दैट हैज़ टू बी लुक्ड अपॉन. एंड देन द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लांट इज़ वेरी डिफिकल्ट. डोजेज ऑफ वैक्सीन्स वुड बी वेरिएबल एंड इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर infants. A major concern issue if we want to give the vaccines to infants, it is not convenient to give them these food items, right? So these are the disadvantages that are associated with the formation of edible vaccines. इतनी सब बात कर ली हमने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करी. दैट मीन्स वी आर वर्किंग अ लॉट ऑन दिस बायोटेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट. नाउ हु इज देयर टू लुक आफ्टर व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट. देन वी हैव गॉट GEAC and its importance. Now what is GEAC? GEAC stands for Genetic Engineering Appraisal Committee, which is a statutory body जो कि एक डिसाइड करेगी, which comes under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, जो ये डिसाइड करेगी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जितनी भी इनोवेशंस हो रही हैं हाउ फार विल दे गो और कहाँ उन्हें एक फुल स्टॉप लगाना भी ज़रूरी है. सो दिस बॉडी डिसाइड्स, दिस बॉडी हैज़ अ ग्रेट रोल टू प्ले. इट वॉज इनिशियली कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी बट नाउ इज नोन Genetic Engineering Appraisal Committee. Again, it has got different roles to play as far as this biotechnological aspect is concerned. कहाँ तक recombinant DNA technology ज़रूरी है. कोई product अगर market में आना है तो it has to get approval from this committee. So the various roles and responsibilities of this GEAC are as follows. It is responsible for the appraisal of activities that involve the large-scale use of hazardous microbes and recombinants in research. ठीक जी, environment को बचाना भी बहुत ज़रूरी है. So this GEAC looks into the fact कि अगर कोई ऐसे microbes, hazardous microbes के obviously pathogens के against काम किया जा रहा है तो environment को कोई नुकसान ना हो. Then they also assess proposals regarding release of genetic engineered products and organisms into the environment. अगर experimentally भी field में introduce करने हैं, so they look into this कि they are not posing any threat to the environment and to the human life as well. Then the body also looks into proposals regarding the use of living modified organisms that come in the risk category 3 में जो आते हैं, and above all in the import and manufacture of recombinant pharma products. तो recombinant pharma products के बारे में अभी हमने बात की, उनके बारे में भी यहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है. where the end product of recombinant pharma product is a modified living organism. कैसे इफेक्ट करेगा, कहाँ इफेक्ट करेगा, तो अगर कोई भी चीज़ गड़बड़ दिखती है, they have the power to take punitive action against the people involved in this genetic engineering methodology, right? So this is their duty. और कोई भी genetically engineered crop या genetically engineered vaccine, कोई और product market में आना है, the approval of GEAC is mandatory before introducing any genetically modified organism commercially. ठीक, तो ये GEAC का रूल है. अब इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज
assisted reproductive techniques. Now what do we mean by assisted reproductive techniques? Assisted reproductive मतलब जो reproduction को assist करे, apart from the normal process, the normal natural process of reproduction, उस process को assist करने वाली techniques को कहा जाता है assisted reproductive techniques. और इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं. फॉर एग्जाम्पल IUI, दैट इज इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, IVF, ET, and then there is ICSI. There are other number of techniques also, but for now we'll discuss in details IVF. Now IVF stands for in vitro fertilization, for which the Nobel Prize in 2010 was given to Sir Robert Edwards and gynecologist Dr. Patrick Steptoe. अब basically what is in vitro fertilization? In vitro fertilization का मतलब है under the lab conditions fertilization is performed, right? In the normal process the fertilization takes place in the fallopian tube of female, right? जो normal course of fertilization है. But in vitro fertilization में क्या किया जाता है? The fertilization is carried out in the lab conditions, right? Now for fertilization what do we require? We require the egg and the sperms. और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्यों एक बून बन गई, क्यों एक फ़ायदे की चीज़ हो गई? जिन लेडीज़ में देर आर सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द ओविडक्ट्स या प्रॉपर एग मच्योर नहीं हो रहा एंड दे कुड नॉट हैव बेबीज़, सो दिस process proved to be a great, and since जब से आया and up till from this 2010 and now number of IVF hospitals are there and it is assisting in achieving the success rate, achieving healthy successful fertilizations, right? So किया क्या जाता है यहाँ पर? एग रिट्रीवल होता है, ठीक? एग रिट्रीवल होता है यानी कि एग रिट्रीव करना, लेना. उसके लिए क्या किया जाएगा? ड्रग्स आर गिवन, सम हॉर्मोन्स आर गिवन टू द फीमेल टू इंड्यूस द एग ग्रोथ. एग को की प्रोडक्शन के लिए सम हॉर्मोन्स आर गिवन, राइट? देन द एग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द ओवरीज एंड दे आर फर्टिलाइज्ड विद द स्पर्म्स फ्रॉम द फादर एंड इन सम केसेस फ्रॉम द डोनर, राइट? उसके बारे में भी बात करेंगे, बाद में बात करेंगे. अभी बेसिक प्रोसेस समझ लीजिए. The eggs are retrieved from the female. They are fused with the sperms under strict sterile, the proper conditions in a laboratory, right? Once the eggs are fertilized, they are made to grow to the blastula stage. That is up to for 3 to 4 days उस zygote को grow करने दिया जाता है to the blastula stage. Now what is blastula stage? हमें पता है कि the sperm and the egg they fuse to form a zygote which is a single cell. Now this single cell undergoes a number of cell divisions to form 2, then 4, 8, 16, 32 and so a large number of cells. So blastula stage, that means 3 to 4 days में 16 to 104 cells का एक ग्रुप या जिसको हम क्लम्प ऑफ सेल्स है वो बन जाता है. Now once this blastula stage has been achieved, lab condition में इस blastula को implant कर दिया जाता है into this embryo, young embryo जो starting embryo है, that is implanted into the uterus of the female, right? So this is in vitro fertilization. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट जिसमें क्या किया जाता है? एग्स रिट्रीव किए जाते हैं, ठीक? फ्रॉम द ओवरीज ऑफ द फीमेल, दे आर फ्यूज्ड विद द स्पर्म्स either from the donor or from the father and they are fertilized in the lab conditions. Once the fertilization has been achieved, they are kept, their growth takes place for another 3 to 4 days, and once the blastula stage has achieved, this is again implanted back into the uterus and thus ensuring the pregnancy, right? Now advantages क्या है? IVF again is very advantageous for those childless couples जो for some reasons जिनके पास the ladies who cannot conceive either because of blocked fallopian tubes or a number of other reasons as well. So fertilization is confirmed before implantation, क्योंकि lab में fertilize कर दिया गया तो confirmed है 100% की fertilization हो चुकी है, and it gives women with damaged oviducts the opportunity to carry their own babies. Disadvantages,
Implantation in the uterus does not always occur. Sometimes it also fails. कई बार the uterus does not like accept that implanted embryo and the pregnancy is not sustained. That means the success rate बहुत कम है, variable रहता है. There is high risk of twins or triplets because a number of cells have been growth, so which also increases the risk of complications and miscarriages. Twins या triplets होने पर miscarriages भी हो सकते हैं and multiple births तो हो ही सकता है. Side effects associated with the fertility medication, क्योंकि जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में hormones दिए जाते हैं to the female to accelerate the egg growth, right? So उससे क्या हो सकता है, there are some side effects associated with that hormone implication. जब हम hormones देते हैं तो कुछ side effects आएंगे. Higher risk of ectopic pregnancy, especially in the women that have had previous problems with their oviducts. Generally क्या होता है कि ectopic pregnancy हो गई, यानी कि when the pregnancy rather than developing in the uterus वो किसी fallopian tube में develop हो जाए, अगर fallopian tube का कोई part है, या किसी ऐसी जगह outside the uterus zygote develop होने लग गया. So ectopic pregnancies के chances भी ज़्यादा रहते हैं. तो IVF फ़ायदा भी है and there are some complications as well associated with this technique. IVF के साथ ही related term है test tube baby. We've all heard of this word test tube baby. That does not mean कि test tube में baby, it does not mean like that. So IVF यानी कि in vitro fertilization that results in the formation of a baby, also known as test tube baby. It is related to IVF only. And on July 25th, 1978, Lucy Joy Brown was the first baby to be conceived via in vitro fertilization in Manchester, England. और इंडिया में it was Durga, and Durga was the nickname and the name was Kanupriya Agarwal. A girl born on October 3, 1978 was the first test tube baby born in India. राइट. अब टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा मैंने बताया IVF टेक्निक से बनाया गया, एंड IVF टेक्निक से फर्टिलाइजेशन जब लैब में की गई, दिस एम्ब्रियो वाज इम्प्लांटेड एंड द बेबी दस बॉर्न आफ्टर द IVF इज कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी. टेस्ट ट्यूब टेक्निक के भी बहुत फ़ायदे हैं एंड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं. फ़ायदे फिर वही हैं कि जिन द चाइल्डलेस कपल्स कैन हैव द बेबी, एंड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड हैं जो कि अभी हमने IVF में भी डिस्कस करी. नेमली द मल्टीपल बर्थ्स हो सकते हैं, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, बिकॉज अगर सिरिंज से अब इनोकुलेट कर रहे हैं या वापस एम्ब्रियो एग्स रिट्रीव कर रहे हैं या एम्ब्रियो इंसर्ट किया जा रहा है, डेवलपिंग एम्ब्रियो, सो इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस. देन देर इज ओवरीज हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम. ओवरीज हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम मतलब ओवरीज को जब हार्मोन्स दिए गए तो वो एक्स्ट्रा स्टिमुलेट हो जाती है, इंक्रीजेज द कॉम्प्लिकेशंस. ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस होंगे और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी. बर्थ डिफेक्ट्स, कुछ रिसर्चेस में ये भी पाया गया है कि टेस्ट ट्यूब बेबीज आर लाइक मोर प्रोन टू सर्टेन बर्थ डिफेक्ट्स. देन देर इज मिक्सअप के लिए तो सबने वो गुड न्यूज़ मूवी देखी होगी, है ना. मिक्सअप्स हो जाते हैं, यानी कि समटाइम्स रेयर ऑफ केसेस हैव बिन रिपोर्टेड जहाँ पर एट द IVF सेंटर्स गलत स्पर्म्स और गलत ओवम को फ्यूज़ करके गलत एम्ब्रियो इम्प्लांट कर दिया गया इनटू समवन्स एल्स यूट्रस, राइट. सो मिक्सअप कैन ऑल्सो बी देयर. देन देयर इज प्री-इम्प्लांटेशन ऑफ जेनेटिक स्क्रीनिंग. ये बहुत ही ज़्यादा एथिकल कंसर्न है. एथिकली क्यों कंसर्न है? नाउ पीपल विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द डिज़ाइनर बेबीज़, राइट. सो डिज़ाइनर बेबीज़ का कॉन्सेप्ट की ये कैरेक्टर चाहिए, तो अगर हम जेनेटिकली इतना एडवांस हो रहे हैं तो IVF ये भी इंश्योर कर सकती है कि द इवन द नेगेटिव एस्पेक्ट्स आर देयर, कि जो है सेक्स ऑफ द चाइल्ड कैन बी लाइक अचीव्ड, कि मेल फीटस चाहिए, फीमेल फीटस नहीं चाहिए. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स. प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग इज वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दीज टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी. Another important thing is the same-sex, single parents or live-in partners can also opt for such practices, which is again a big ethical question. सो फ़ायदे हैं हर टेक्निक के, हर डेवलपमेंट के, साथ ही साथ उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, राइट. नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज सरोगेसी. Surrogacy is when the developing embryo is implanted into not the mother but some other lady. तो
सरोगेसी जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है आईवीएफ के बाद अगर वो मदर के अंदर जा रहा है, ओके, नॉर्मल आईवीएफ फर्टिलाइजेशन टेक्निक इज गोइंग ऑन, बट समटाइम्स ड्यू टू सम अदर कंडीशन, सम अदर hostile conditions in the mother's uterus, embryo is implanted into some other lady's uterus and this is called as surrogacy. Surrogacy दो तरह से है, ट्रेडिशनल सरोगेसी एंड होस्ट सरोगेसी. ट्रेडिशनल सरोगेसी में क्या है कि जनरली जो सरोगेट मदर है, शी इज जेनेटिकली रिलेटेड टू द बेबी एंड बिकम्स प्रेग्नेंट थ्रू द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. genetically related है surrogate mother to the real mother, right? And then there is host surrogacy with application of IVF, जहाँ पर IVF किया जाता है either using the eggs of the intended mother, जो mother बनना चाहती है, or with the donor eggs. कई बार donor eggs भी लिए जाते हैं. So the surrogate mother therefore does not use her own eggs and is genetically unrelated to the बेबी. फ़र्क कहाँ है? ट्रेडिशनल सरोगेसी में जो जनरली पुराने टाइम में भी ऐसा होता था ना कि मासी है या रिलेटेड या बुआ है या कुछ है, तो उनको दे एक्ट एज सरोगेट मदर्स फॉर देयर ओन रिलेटिव, राइट? सो वहाँ पर जेनेटिकली रिलेटेड है. यहाँ पर देयर इज नो जेनेटिक रिलेशन, इट इज प्योरली एंटायरली बाय आईवीएफ और डोनर एग्स लिए जाते हैं. शी डज नॉट, द सरोगेट मदर डज नॉट यूजेज हर एग्स एंड इसमें 3 स्टेज डेवलपमेंट है. 3 स्टेजेस फॉलो की जाती हैं. होस्ट सरोगेसी में द सरोगेट मदर इज नॉट रिलेटेड टू द बेबी और द इंटेंडेड मदर, ठीक? देन द 3 स्टेजेस इन्वॉल्व इन होस्ट सरोगेसी आर एग एक्सट्रैक्शन, एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ फीमेल में से एग्स रिट्रीव किए जाते हैं. देन दे आर फर्टिलाइज्ड, बिल्कुल वही आईवीएफ मेथड यूजिंग स्पेशलाइज्ड टेक्निक, स्पेशलाइज्ड प्लेस एंड देन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. वंस द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, द एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इनटू द वूम्ब ऑफ सरोगेट मदर. द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कई बार फ्रेश होता है, कई बार डिफ्रॉस्टेड फ्रॉम स्टोरेज. अगर इन केस ऑफ फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है तो जो लीगल मदर है एंड द सरोगेट मदर है उनकी हार्मोनल सिंक्रोनाइजेशन करनी ज़रूरी है. बट इन केस ऑफ डिफ्रॉस्टेड एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड, व्हेन देयर इज डिफ्रॉस्टेड एम्ब्रियो द सरोगेट मदर इज प्रोवाइडेड विद हार्मोनल मेडिकेशन. तो सरोगेसी 2 तरह से है. सरोगेसी क्या है ये आपको समझ आ गया है. व्हेन द डेवलपिंग एम्ब्रियो इज इंजेक्टेड इनटू अ मदर अदर देन द रियल मदर और द इंटेंडेड मदर. उसके अलावा सरोगेसी 2 तरीके से है. ट्रेडिशनल है, अगर रिलेटेड मदर ली जाए, यानी कि सरोगेट जो लेडी ली गई है शी इज समहाउ रिलेटेड टू द फैमिली. और होस्ट सरोगेसी में इट इज़ एंटायरली डन बाय आईवीएफ एंड आईवीएफ के बाद जो है वो उस सरोगेट मदर में जो कि जेनेटिक बिल्कुल रिलेटेड नहीं है उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है. 3 स्टेप्स हैं, एग एक्सट्रैक्शन, फर्टिलाइजेशन एंड देन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अगर फ्रेश है तो पहले से ही सिंक्रोनाइज किया जाता है सरोगेट मदर के का इंटरनल एनवायरनमेंट हार्मोन्स द्वारा. बट इफ इट इज़ डिफ्रॉस्टेड तो हार्मोन्स इंजेक्शंस देकर भी प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, प्रॉपर तरीके से एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है. क्योंकि अगर प्रॉपर हार्मोन्स नहीं मिलेंगे तो भी ये ट्रांसफ़र नहीं होगा. एम्ब्रियो जो ट्रांसफ़र किया गया है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा. So hormones are very important when we are talking about the reproductive system or the pregnancy part, right? Now I come to the complications associated with surrogacy, surrogate mother. क्या होगा? Citizenship of the child. When the nation of the surrogate and the nation of the legal parents both deny to accept the child as a citizen, rare cases में citizenship की problem है. Then there can be other concerns such as acceptance of the child. अगर ऐसा हो, in those cases the couples who went for surrogacy and got divorced before the delivery, they denied to accept the child and even the surrogate mother refuses to accept the child. This can also be there. Then there is no payment made क्योंकि अब क्या हो गया, सरोगेसी पेड हो गई है ना. जो हम होस्ट सरोगेसी की बात करें ये पेड सरोगेसी है. वेयर द फैमिली विद फाइनेंशियली लो बैकग्राउंड फोर्स देयर वुमन टू टेक अप सरोगेसी. तो वहाँ पर सब खर्चा जो है वो इंटेंडेड पेरेंट्स उठाते हैं. कई बार व्हेन द बर्थ इज स्टिल द चाइल्ड इज बॉर्न डेड और स्टिल और बॉर्न विद सम डिसऑर्डर, तो क्या करते हैं जो इंटेंडेड पेरेंट्स है, दे रिफ्यूज टू पे एनी बिल्स और एनी पेमेंट इज गिवन. सो दिस इज अ मेजर कंसर्न जहाँ पे फाइनेंशियल
फाइनेंशियली भी, एथिकली भी ये गलत है, राइट। सो ये भी कॉम्प्लिकेशन है अलॉन्ग विद द सरोगेसी। सो सरोगेसी के बाद हम बात करने वाले हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल। अब ये क्या है, जैसा हमने बात की कि सरोगेसी के साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड हैं, तो इन कॉम्प्लिकेशंस को और इतना इसको कमर्शलाइज होने के बाद देर इज़ अ नीड टू चेक ऑन, टू पुट अ चेक ऑन दिस वेरी प्रैक्टिस। जो बेनिफिशियल है वो बेनिफिशियल रहे एंड नो वन शुड बी हार्म्ड थ्रू दिस टेक्निक। सो उसके लिए आया हमारे पास असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020। तो अभी तक हमने देख लिया कि सरोगेसी जहाँ यूजफुल है वहाँ ही उसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी थे। तो इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस, इन्हीं लीगल कंसर्न्स और एथिकल कंसर्न्स को देखते हुए फॉर्मुलेट किया गया, लॉ बनाया गया असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल। ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि जितने भी लीगल या एथिकल कंसर्न्स हैं सरोगेसी से रिलेटेड owing to human greed and all, ये सब दूर किए जा सकें। एंड व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ दिस बिल, इस पे भी नजर डाल लेते हैं। सो कुछ प्रोविजंस जो सरोगेसी बिल इन इंडिया इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उसके रिगार्डिंग है एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी फॉर चाइल्डलेस कपल्स हु हैव बीन मैरिड फॉर एटलीस्ट 5 years इज अलाउड। नाउ एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी जिसके बारे में हमने बात की थी, जहां पर सरोगेट मदर जो है वो क्लोजली रिलेटेड है इंटेंडेड पेरेंट्स को, राइट, कहीं ना कहीं जेनेटिकली या कुछ क्लोज रिलेशन में है, वो अलाउड है और वो सरोगेट मदर शुड बी मैरिड फॉर एटलीस्ट 5 years is allowed, तभी वो सरोगेसी उसे अलाउ की जाएगी। The next important thing is the important mandates include that the surrogate mother should be a close relative of the couple, तभी वो altruistic सरोगेसी होगी, and she should be married and must have at least one child of her own. Then only she can opt for or she can help the close relative and be the surrogate mother, right? Now the surrogate mother can be a surrogate mother only once in her lifetime. So अगर greed की वजह से या money compensation की वजह से कोई surrogacy opt कर रहा है तो वो ना हो, surrogacy एक ही बार in the lifetime की जा सके, ठीक है जी। नेक्स्ट है childless और unmarried women कैन नॉट बी सरोगेट मदर्स, उन्हें अलाउ नहीं किया जाए एथिकल रीजंस की वजह से भी एंड टू अवॉइड द अदर लीगल इश्यूज एसोसिएटेड विद, कि बाद में कुछ झगड़ा ना हो जाए। इफ द मदर इज चाइल्डलेस तो कहेगी नो द चाइल्ड इज माइन, सो टू अवॉइड सच कॉम्प्लिकेशंस ये भी बिल में इंक्लूड किया गया, राइट। ऑल सरोगेसी क्लिनिक्स नीड टू बी रजिस्टर्ड एज पर द बिल। द चार्जेस फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सरोगेसी कैन ओनली बी टेकन बाय द क्लिनिक, हाउएवर द सरोगेट मदर कैन नॉट बी पेड। तभी एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी की बात की जा रही है जहां पर फाइनेंशियल एस्पेक्ट या फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन ना इंक्लूड की जाए, राइट। जो क्लिनिक ये प्रोसीजर कैरी आउट करेगा सिर्फ वो ही चार्ज कर सकता है फॉर इट्स होल मेथडोलॉजी, राइट। देन देयर विल बी नेशनल एंड स्टेट सरोगेसी बोर्ड्स टू फंक्शन एज द रेगुलेटिंग अथॉरिटीज। स्पेशल ध्यान दिया जाए बाय द स्टेट एंड नेशनल सरोगेसी सेंटर्स, कुछ अथॉरिटीज बनाई जाए जो कि इस प्रोसीजर को क्लोजली मॉनिटर करें और साथ ही साथ जैसे कमर्शियल सरोगेसी, अबैंडनिंग द सरोगेट चाइल्ड, जो हमने कॉम्प्लिकेशंस में अभी पढ़ा था कि अबैंडन कर देते हैं अगर स्टिल बर्थ हो या कोई जेनेटिक डिफेक्ट आ गया, ऐसे इश्यूज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरोगेट मदर, सेलिंग और इंपोर्ट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो, दे हैव ऑल बीन डीम्ड एज वायलेशंस एंड आर पनिशेबल बाय अ जेल टर्म ऑफ एटलीस्ट 10 years एंड अ फाइन ऑफ अप टू ₹20 लाख। ये बहुत जरूरी है ताकि कोई भी ऐसा गलत काम ना किया जा सके। Records of surrogacy for the last 25 years need to be maintained by the clinic. क्लिनिक भी कितना ऑथेंटिक है, कितना सही ढंग से काम कर रहा है, इसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। सो इस बिल में ये भी इंक्लूड किया जा रहा है कि कम से कम 25 साल का रिकॉर्ड सरोगेसी क्लिनिक को मेंटेन करना जरूरी है। एंड द सरोगेट चाइल्ड विल हैव द सेम राइट्स एज दैट ऑफ द बायोलॉजिकल चाइल्ड। कोई भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, राइट। अभी तक हमने आईवीएफ के बारे में बात कर ली, सरोगेसी के इशू को डिस्कस कर लिया, उसकी कॉम्प्लिकेशंस और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी देख ली। अब हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उठाने वाले हैं जो कि आईवीएफ का ही एक और एक्सटेंडेड पार्ट है assisted reproductive technology में, a one step ahead, which is the 3-parent baby or the mitochondrial gene therapy.
एंड माइंडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके प्रीलिम्स में इसके ऊपर सवाल पूछा जा चुका है। तो शुरू करने से पहले, अब इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी। पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेल ऑर्गेनेलीज विच आर कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब ये एनर्जी हाउस है सेल का, और हर सेल की एनर्जी करेंसी है एटीपी, और वो कहाँ बनेगी? इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया बाकी ऑर्गेनेलीज से इंपॉर्टेंट या अलग क्यों है? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है डीएनए। Apart from the nucleus, the mitochondria also has DNA. अब डीएनए है तो डीएनए के साथ एसोसिएटेड, इसके साथ कुछ एसोसिएटेड जीन्स भी हैं। अप्रोक्सीमेटली 37 जीन्स आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइट। अब जब ये डीएनए प्रेजेंट है तो इसके साथ जो जीन्स एसोसिएटेड है, अगर उनमें कुछ डिफेक्ट आता है तो ये डिफेक्ट अगली जनरेशन को पास होगा टू द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, चाहे मेल है या फीमेल ऑफस्प्रिंग है। और माइटोकॉन्ड्रिया जब इनहेरिट होता है तो ये आएगा मदर से, राइट। क्यों? क्योंकि मदर का oocyte इन्वॉल्व होगा, मेल में सिर्फ प्रो न्यूक्लियस एंटर करता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ऑल ऑफ अस नो कि oocyte जो है उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, और अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव हैं या उनके अंदर कुछ म्यूटेशंस हैं तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कार्डियोमायोपैथी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऐसे डिसऑर्डर्स आ सकते हैं अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ऑफ द मदर डिफेक्टिव है, राइट। तो ऐसे केसेस में या तो प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं करेगी, या फिर अगर सस्टेन होगी भी, चाइल्ड बॉर्न होगा भी, तो मोमेंटरीली क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये डिफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस आ जाती है? यहाँ पर इंपॉर्टेंस आ जाती है इस थेरेपी की, माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी की, और इसे जाना जाता है बाय द नेम 3 पेरेंट बेबी IVF। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब 3 पेरेंट्स, एग्जैक्टली एक मिसनॉमर भी है, 3 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, पेरेंट्स वही होते हैं, बट फर्क कहाँ आता है? अब हम माइटोकॉन्ड्रिया लेंगे किसी और डोनर से, फीमेल डोनर से। जैसा कि मैंने कहा कि अगर मदर का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिफेक्टिव है तो वहां पर प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं करेगी, या लेटर ऑन आफ्टर द बर्थ बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसे अवॉइड करने के लिए ये थेरेपी इंट्रोड्यूस की गई। अब यहाँ पर क्या किया जाता है? मदर का सेल लिया गया, उसमें से न्यूक्लियस को निकाल लिया गया। वंस द oocyte हैज बीन टेकन आउट, उसमें से न्यूक्लियस निकाल लिया। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस तो बिल्कुल ठीक है, डिफेक्ट कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। द न्यूक्लियस इज फ्यूज्ड विद द स्पर्म, राइट। फर्टिलाइजेशन की जाती है और इस फर्टिलाइज्ड जाइगोट को इम्प्लांट किया जाएगा एक ऐसे सेल में, एक ऐसे फीमेल के सेल में जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल ठीक है, डिफेक्टिव नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो द डोनर डोनर वो फीमेल है जिससे हमने सेल लिया, जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, उनमें से न्यूक्लियस निकाल दिया, क्योंकि न्यूक्लियस किसका लेंगे? जो ओरिजिनल इंटेंडेड मदर है, राइट। वो वाला फर्टिलाइज्ड एग सेल लिया जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, और उसे इम्प्लांट कर दिया जाएगा किस सेल में? इन दिस डोनर सेल, राइट। अब डीएनए तो वही पेरेंट्स का है, इंटेंडेड पेरेंट्स का, मेल और फीमेल, और एग लिया गया एक, और दूसरा सेल लिया गया जिसका माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी है, ताकि जब ग्रो करेगा तो कोई डिफेक्ट नहीं आएगा इन द फ्यूचर एम्ब्रियो या फ्यूचर बेबी, राइट। थोड़ा सा इसको फिर समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी वहां की जाती है जहां पर मदर के डीएनए में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिफेक्ट्स हैं या म्यूटेशंस हैं, या कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स कोप कर सकते हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं? वी टेक द मदर्स एग, जिसका न्यूक्लियस बिल्कुल हेल्दी है, राइट। इट इज फ्यूज्ड विद द स्पर्म ऑफ द फादर, एंड दिस इज इंट्रोड्यूस्ड, दिस फर्टिलाइज्ड एग, या जिसको हम जाइगोट भी कहते हैं, ये इंट्रोड्यूस किया जाता है एक और फीमेल डोनर के
न्यूक्लियस सेल के अंदर जहां पर उसका न्यूक्लियस बाहर निकाल लिया गया। सो देयर इज नो न्यूक्लियस, बट इस डोनर का माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी है तो ये वाला न्यूक्लियस जो है इसके अंदर मदर का न्यूक्लियस इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसे ग्रो करने दिया जाता है अंटिल द ब्लास्टोमेयर इज फॉर्म्ड एंड देन इट इज इम्प्लांटेड, राइट। तो ये इंश्योर करेगा कि जो चाइल्ड बॉर्न है उसमें कोई भी माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर ना हो, डीएनए डिसऑर्डर ना हो, राइट। अब ये माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी भी दो तरह से होती है। द फर्स्ट इज प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। अब प्रो न्यूक्लियस क्या है? जनरली जो मेल और फीमेल न्यूक्लियस है, मेल और फीमेल जब फर्टिलाइज करते हैं यानी कि फीमेल एग व्हेन फ्यूजेस विद द मेल स्पर्म, तो स्पर्म का सारा हिस्सा बाहर रह जाता है, सिर्फ स्पर्म का प्रो न्यूक्लियस एंटर करता है इनटू द oocyte यानी कि इनटू द एग। तो प्रो न्यूक्लियर स्टेज में क्या किया जाता है? डोनर oocyte भी लिया जाता है जिसका हेल्दी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, उसे भी फ्यूज किया जाता है बाय आईवीएफ विद द स्पर्म। दोनों प्रो न्यूक्लियाई ज्वाइन करने से पहले इसे रिट्रीव कर दिया जाता है, बाहर कर लिया जाता है एंड डिस्कार्डेड, राइट। साथ ही साथ इसी सेम स्टेज पर जो ओरिजिनल इंटेंडेड मदर है उसके oocyte को भी फ्यूज किया जाता है विद द sperm of the father and resulting in the formation of a viable pronucleus। फ्यूजन से पहले जब प्रोन्यूक्लियर स्टेज में है तब ये प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर किया जाता है इनटू द ई न्यूक्लिएटेड यानी कि जिसमें से न्यूक्लियस निकाल लिया गया है, ई न्यूक्लिएटेड जाइगोट जिसमें हेल्दी डोनर का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, राइट। ये है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर क्योंकि यहां पर प्रो न्यूक्लियस को ट्रांसफर किया गया जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन। द हेल्दी प्रो न्यूक्लियस इज ट्रांसफर्ड इनटू द डोनर ई न्यूक्लिएटेड जाइगोट। वो भी जाइगोट है क्योंकि वहां पर भी फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो उस प्रो न्यूक्लियस को निकालकर ओरिजिनल जो प्रो न्यूक्लियस है ऑफ द मदर एंड द फादर दैट हैज बीन इंसर्टेड बाय द माइक्रो इंजेक्शन प्रोसेस, राइट। एंड नाउ द हेल्दी जाइगोट इज देयर जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी है डोनर का, बट जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लियस जो है दैट इज ऑफ द ओरिजिनल मदर एंड फादर। Is that clear? ये है pro nuclear transfer and the question in your prelims was asked from this very topic of pro nuclear transfer. I hope you have understood what is pro nuclear transfer. ये ensure करता है कि pro nucleus, the healthy pro nucleus grows into the zygote which has already the healthy mitochondrial DNA या हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया जिसके अंदर, राइट। साथ ही इसकी दूसरी टेक्निक है दैट इज स्पिंडल ट्रांसफर। Now what is spindle? स्पिंडल के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। Generally when the cells divide, they form fiber-like structures called spindles. एक सेल जब डिवाइड करता है तो उसके अंदर फाइबर-like structures बनते हैं जिनके साथ क्रोमोसोम अटैच्ड होते हैं, राइट। जब दो सेल्स बनेंगे तो ये स्पिंडल फाइबर्स रिट्रैक्ट करते हैं और दो सेल्स बनने के बाद हाफ हाफ हो जाते हैं, तो these फाइबर्स आर कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर्स। और जब हमने क्रोमोसोम्स को स्टडी करना हो तो बेस्ट स्टेज होती है मेटाफेज स्टेज। आप बस इतना ही याद रखेंगे कि मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं और स्पिंडल बहुत क्लियर है, बड़ी प्रॉपर अरेंजमेंट है ऑफ द क्रोमोसोम्स इन द सेंटर। तो यहां पर ये प्रो न्यूक्लियस नहीं लिया, हमने क्या ले लिया? न्यूक्लियस को स्पिंडल स्टेज में निकाल लिया और इसे इंट्रोड्यूस किया गया इनटू द डोनर oocyte जिसके अंदर हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है। और उसके बाद इस इंट्रोडक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन की गई, आईवीएफ किया गया, माइक्रो इंजेक्शन से स्पर्म प्रोन्यूक्लियस या मेल प्रोन्यूक्लियस इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, वहां पर डोनर, पिछले में हमने जहां प्रोन्यूक्लियर में पढ़ा था वहां पर डोनर oocyte को भी फर्टिलाइज किया गया और प्रोन्यूक्लियर स्टेज पे वहां पर प्रोन्यूक्लियस निकाल लिया गया और इंट्रोड्यूस किया गया मदर का प्रोन्यूक्लियस। यहां पर क्या किया गया? स्पिंडल स्टेज में यानी कि मेटाफेज स्टेज में जहां पर स्पिंडल और क्रोमोसोम्स बहुत क्लियर दिखाई देते हैं यानी कि डीएनए बहुत
क्लियर है, एट द सेंटर ऑफ द सेल और सेंटर, तो वहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, फर्टिलाइजेशन की जाती है, राइट। सो ओनली द रिसिपिएंट oocyte यानी कि जो इंटेंडेड मदर है उसका oocyte लिया जाता है और उसे ही सिर्फ फर्टिलाइज किया जाता है। तो याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑब्वियसली इसके बहुत सारे फायदे इसलिए हैं क्योंकि जहां पर प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं हो पाती ओइंग टू सम डिसऑर्डर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वहां पर भी अब इस थेरेपी के बाद क्या किया जा सकता है, सक्सेसफुल प्रेगनेंसी या सक्सेसफुल ऑफस्प्रिंग जो है वो बॉर्न हो जाता है, राइट। सो पहला 3 parent child was born in Mexico in 2016, बट यहाँ पर भी बहुत सारे एथिकल और सेफ्टी कंसर्न्स एसोसिएटेड हैं। यूके इज द फर्स्ट कंट्री जिसने इसे लीगलाइज किया हुआ है 3 parent बेबी प्रोसीजर को, और मेक्सिको में जहाँ पर कोई इसके रिगार्डिंग लॉज नहीं है वहाँ पर एथिकल कंसर्न्स बहुत है। इट माइट ओपन अ डोर टू द डिजाइनर बेबी थिंग, यानी कि अपने रिक्वायर्ड ट्रेट्स लेकर द बेबी कैन बी कंसीव्ड। तो बहुत सारे सेफ्टी कंसर्न्स भी हैं क्योंकि माइक्रो इंजेक्शन और ये सब चीज़ों में देयर इज 0.1% चांस ऑफ गेटिंग द इन्फेक्शन। सो कुछ साइंटिस्ट इसे बहुत ही रूथलेस और बहुत ही क्रूअल टेक्निक भी मान रहे हैं, बट इट हैज़ बीन लीगलाइज्ड इन यूके। So mitochondrial gene therapy forms a very important basis. It is an extended procedure जहाँ पर IVF इन्वॉल्व की जाती है, बट माइटोकॉन्ड्रिया के साथ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को ध्यान में रखते हुए उसके डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए। ठीक जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स। माइक्रोबियल फ्यूल सेल, नाम ही बहुत कुछ बता रहा है इसका। माइक्रोबियल मतलब यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, फ्यूल सेल्स मतलब कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट भी जरूर है। सो व्हाट इज अ माइक्रोबियल फ्यूल सेल? इट इज अ बायो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। बायो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस, बायो मतलब लिविंग फॉर्म जो है इन्वॉल्व है, दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है, यानी कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। सो इट इज अ बायो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनएरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स। और ये कौन करेंगे एनएरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स? एनएरोबिक बैक्टीरिया। अब ये एनएरोबिक टर्म क्या है? हम सब ने फोटोसिंथेसिस के बारे में बात की हुई है, ठीक है ना, हमें सबको पता है द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स, कम्प्लेक्स शुगर्स बनाते हैं। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, इन्हीं कम्प्लेक्स सबस्ट्रेट्स को ब्रेक डाउन किया जाता है टू रिट्रीव एनर्जी। हमारे बॉडी के अंदर जब फूड जाता है, हम अपनी बात भी करें तो हम इस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। लाइकवाइज बैक्टीरिया भी ऐसा करते हैं। बैक्टीरिया ऑल्सो रेस्पायर, उनके अंदर भी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, और वो सेलुलर रेस्पिरेशन 2 तरह से हो सकती है, एरोबिक या एनएरोबिक, राइट। वो सेलुलर रेस्पिरेशन 2 तरह से हो सकती है, एरोबिक या एनारोबिक। एरोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एनारोबिक ऑक्सीडेशन की जाती है ऑफ द वेरियस सबस्ट्रेट्स, दीज माइट बी द कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स और द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एज वेल। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिक मैटर को एनारोबिकली ऑक्सीडाइज करेंगे टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सो उसके लिए हमें चाहिए माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स, और एक माइक्रोबियल फ्यूल सेल कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, एन एनोड, कैथोड, और इनके बीच में लगी होती है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। ठीक, अब एनारोबिक ऑक्सीडेशन के बाद यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स हैं, ग्लूकोज है, लैक्टेट है, इथेनॉल, इस सब में क्या होगा, ब्रेकडाउन होगी, ऑक्सीडेशन होगी,
और इस प्रोसेस में बनेंगे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड. And in this case, the protons and electrons pass through the anode chamber. Anode chamber में से, यहाँ डायग्राम देख के समझते हैं, थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा, राइट. सो MFC में यानी कि माइक्रोबियल फ्यूल सेल में दो चेम्बर्स हैं, एनोड एंड कैथोड, और यहाँ पर प्रेजेंट हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया. एनोड चैम्बर है, एनारोबिक चैम्बर जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, वहां पर प्रेजेंट है एनारोबिक बैक्टीरिया. These bacteria will decompose, will oxidize anaerobically the different substrates, और इस anaerobic oxidation में they will release protons and electrons and carbon dioxide. राइट, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर बनाया गया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड थ्रू अ सर्किट फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड, और कैथोड चैम्बर होगा एरोबिक चैम्बर. यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है विच एक्ट्स एज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ओके, प्रोटॉन्स मूव कर गए थ्रू दिस PEM, दैट इज प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, जो भी मैंने आपको पढ़ाया. बेसिकली एनोड, कैथोड और ये PEM प्रेजेंट है, प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन. यहां से प्रोटॉन्स यहां ट्रांसफर कर गए, ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहां पर, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन कॉन्स्टिट्यूट्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट. इलेक्ट्रॉन्स मूव करना मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना. तो यहां पर ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स, एंड देयर विल बी द ऑक्सीडेशन, द ऑक्सीजन विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, उसकी रिडक्शन हो जाएगी इन दिस चेम्बर, राइट. अब ये माइक्रोबियल फ्यूल सेल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम ये इनोवेशन चाहते हैं? ये इनोवेशन इसलिए चाहते हैं ताकि हम एक तो एनर्जी जनरेट कर पाए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे, साथ ही साथ कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि बैक्टीरिया तब तक काम करते रहेंगे जब तक हम उन्हें सबस्ट्रेट्स प्रोवाइड करते रहेंगे. और ये माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स न्यूज में भी रहे हैं इन द अक्टूबर 2019, 16th of October 2019 को ये माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स न्यूज में थे. क्यों थे उसे भी देखते हैं, बट आप पहले इसकी चीज को समझ लीजिए कि माइक्रोबियल फ्यूल सेल किस चीज के क्या कॉम्पोजिशन है, एनोड, कैथोड और बीच में है प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन. एनोड से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द कैथोड, और वो एरोबिक चैम्बर है, वहां पर क्या होगा, वाटर विल बी फॉर्म्ड. और सबस्ट्रेट्स कौन होंगे इन द एनोड, जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या ग्लूकोज है, या इथेनॉल है, या और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, राइट. तो उनको उन पर एनारोबिक ऑक्सीडेशन होगी, वहां पर एनएरोबिक बैक्टीरिया करेंगे. और इंपॉर्टेंट क्या है, फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है इस MFC के माइक्रोबियल फ्यूल सेल के, हम एक दिन बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट कर पाएंगे विद द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड सीवेज. तो बायो रेमेडिएशन में काम आएगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा, क्योंकि हमारे पास इस चेम्बर में वाटर बन रहा है, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी ये हेल्प करेगा. दिस कुड ऑल्सो हेल्प विद रिमोट सेंसिंग एंड द टास्क कुड बी डन बाय सेल्फ पावर्ड डिवाइसेस. कुछ ऐसे सेल्फ पावर्ड डिवाइसेस होंगे जो अपने आप इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे कि अपने आप को रन कर सके. और ऐसा ही हुआ 16 अक्टूबर 2019, जहां पर लंदन के एक जू में ये इस प्लांट ने, इस फर्न ने अपनी फोटोग्राफ क्लिक की. ठीक है जी, पीट विच वॉज द मेडन हेयर फर्न, इसके साथ लगाया गया माइक्रोबियल फ्यूल सेल एंड इट क्लिक्ड इट्स ओन फोटोग्राफ. एनर्जी खुद ही रिलीज करी, खुद ही बैक्टीरिया, जो एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट थे अंडरनीथ दैट फर्न, उस सॉइल में प्रेजेंट हैं, दे प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी विच वॉज यूज टू रन दैट कैमरा, जिसने ये फोटोग्राफ जनरेट की. सो माइक्रोबियल फ्यूल सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले टाइम में, जहां पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस, और साथ ही नॉन पोल्यूटिंग हो जाएगा. ठीक है जी, पोल्यूशन को भी कम करेगा, कोई फॉसिल फ्यूल यूज नहीं हो रहा, तो किसी तरह की कोई भी पॉल्यूशन का कोई चांसेस नहीं है. सो माइक्रोबियल फ्यूल सेल वर इन द न्यूज इन 2019. जीन एडिटिंग, और उसके साथ बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट जीन एडिटिंग टूल विच इज CRISPR-Cas9 सिस्टम. तो शुरू करते हैं. जीन एडिटिंग. जीन एडिटिंग का मतलब क्या है? एडिट करना मतलब ठीक ठाक करना, कुछ गलती है तो उसे
ठीक कर देना। सो जीन एडिटिंग का मतलब है जब हम जीन्स को एडिट करें। ठीक जी, इट इज अ वे ऑफ मेकिंग स्पेसिफिक चेंजेस इनटू द डीएनए ऑफ अ सेल और एन ऑर्गेनिज्म। और ऐसा हम तब करते हैं जब जीन में या तो कोई डिफेक्ट हो या हम कोई ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करना चाहें जो हमें फायदा दे। और ये जीन एडिटिंग कुछ खास एंजाइम्स, कुछ खास टूल्स से ही पॉसिबल है। तो ऐसे एंजाइम्स जो डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस पर काट पाएं और एडिट कर पाएं, उन्हें हम कहेंगे मॉलिक्यूलर सीजर्स। और ऐसे कुछ मॉलिक्यूलर सीजर्स या एंडोन्यूक्लियोसेस एग्जिस्ट करते हैं डीएनए के अंदर भी। ठीक जी, तो एंजाइम्स विच कट डीएनए आर नोन एज न्यूक्लिएजेस, जिनको हम एंडोन्यूक्लिएजेस भी कहते हैं या मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ इंजीनियर्ड न्यूक्लिएजेस भी हैं, यानी कि विच हैव बीन स्पेसिफिकली द एंजाइम्स विच हैव बीन स्पेसिफिकली यूज्ड मेड फॉर द कटिंग ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस। और कुछ ऐसे इंजीनियर्ड न्यूक्लिएजेस हैं मेगा न्यूक्लिएजेस, ZFNs which are zinc finger nucleases, then there are TALENs, that is transcription activator like effector based nucleases, and the most recent is CRISPR, that is clustered regularly interspaced short palindromic repeat Cas सिस्टम, CRISPR सिस्टम। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी CRISPR सिस्टम पर। और इन एंडोन्यूक्लिएजेस, इन इंजीनियर्ड न्यूक्लिएसेस की खासियत यही कि ये डीएनए को डिजायर्ड सीक्वेंस पर कट कर सकते हैं। ठीक जी, अब मैं आती हूं CRISPR-Cas9 पर। सो CRISPR क्या है? CRISPR एक ऐसा वर्सेटाइल टूल है जो कि किसी भी जीनोम को स्कैन करेगा, देखेगा, एंड इट कैन टारगेट, इट कैन चेंज, इट कैन एडिट द टारगेट लोकेशन और जनरली रिपेयर कर सकता है ब्रोकन जीन्स को। तो जीन एडिटिंग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक जी, और इसकी खास बात यह है कि ये स्कैनिंग के साथ साथ एक और प्रोटीन, एक और खास एंजाइम के साथ काम करता है जिसका नाम है Cas9। सो Cas9 इज बेसिकली एन एंजाइम जो कि स्कैनिंग के बाद, जब स्कैनिंग हो गई है, ये कट करेगा डीएनए को। अब इसे समझने के लिए ना हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, मतलब हम प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं जहां पर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे। ये CRISPR-Cas9 सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अडैप्टिव इम्यूनिटी टूल है इन द बैक्टीरिया। हर बैक्टीरिया ग्रो करता है, हर बैक्टीरिया बाद में डिवाइड करता है, और जैसा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ खास पैथोजेंस हैं, वैसे ही बैक्टीरिया के ऊपर भी अटैक करते हैं कुछ वायरसेस विच आर नोन एज बैक्टीरियोफेजेस। सो पाया ये गया कि बैक्टीरिया के ऊपर जब बैक्टीरियोफेजेस अटैक करते हैं या वायरसेस अटैक करते हैं तो ये CRISPR-Cas सिस्टम वहां पर अडैप्टिव इम्यूनिटी का काम करता है। वो कैसे? ध्यान से सुनिए। जब बैक्टीरियोफेज अटैक करेगा बैक्टीरिया को और अपना जीनोम उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेगा, वंस द वायरल जीनोम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस स्पेसिफिक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया छोटे छोटे आरएनए सीक्वेंसेस बनाना शुरू करेगा, राइट? और उनमें से एक सीक्वेंस होगा गाइड आरएनए, जिसकी की सीक्वेंस सेम होगी एज कॉम्प्लीमेंट्री होगी टू दिस वायरल जीनोम। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो सीक्वेंसेस, जो नाइट्रोजन बेसेस उस वायरल डीएनए, वायरल जीनोम पर होंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस प्रेजेंट होंगे इस गाइड आरएनए पर। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होने की वजह से ये आराम से पेयर कर पाएगा उस जीनोम के साथ, उस वायरल जीनोम के साथ।
सो एक बार वायरल जीनोम जब एंटर हो जाता है किसी भी बैक्टीरियम के अंदर, बैक्टीरियल सेल बनाते हैं छोटे छोटे आरएनए सीक्वेंसेस, जिसमें एक है गाइड आरएनए और दूसरा है ट्रेसर आरएनए। अब ये गाइड आरएनए और ट्रेसर आरएनए उस जीनोम तक पहुंचने के लिए किसकी मदद लेते हैं? लेते हैं Cas9 की मदद। सो Cas9 इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट है, और जब ये क्रिस्पर आरएनए मॉलिक्यूल्स यानी कि गाइड आरएनए और ट्रेसर आरएनए जुड़ जाते हैं, बनता है क्रिस्पर आरएनए। एक बार क्रिस्पर आरएनए बन जाएगा तो याद रखिए बैक्टीरिया की एडेप्टिव इम्यूनिटी है। बैक्टीरिया ने अपने इस जीनोम में अपनी जेनेटिक मटेरियल के अंदर इस सीक्वेंस को रख लिया, क्योंकि जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा और अपनी डॉटर बैक्टीरिया बनाएगा तो उन्हें ये पहचान रहेगी कि ये इस फेज का सीक्वेंस है, और इमीडिएटली उसके अगेंस्ट आरएनएज बनाकर उसे किल कर देगा। ये तो था वो वाला हिस्सा जहां पर बैक्टीरिया अपने आप को इन वायरसेस के अगेंस्ट बचाता है। ठीक जी, तो जब ये क्रिस्पर आरएनए बन गया, Cas9 के साथ जुड़ जाएगा, और Cas9 इस क्रिस्पर आरएनए Cas9 सिस्टम एक मॉलिक्यूलर सिजर की तरह काम करेगा, और उस स्पेसिफिक सीक्वेंस पर जहां पर इस गाइड आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री उस जीनोम पर प्रेजेंट है, वायरस के जीनोम पर प्रेजेंट है, वहां जाकर अटैच करेगा, अनवाइंड करेगा उस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को, और इसे कट करेगा। दैट इज वाई दे आर मॉलिक्यूलर सिजर्स। अब कट करने के बाद ये उस वायरल जीनोम को इनएक्टिव कर देगा। सो बैक्टीरिया अपने आप को सक्सेसफुली सर्वाइव कर लेता है, बचा लेता है फ्रॉम द अटैक ऑफ दिस बैक्टीरियोफाज। ठीक जी, बैक्टीरियोफाजेस आर वायरसेस दैट अटैक बैक्टीरिया। अब सवाल ये आता है कि ये सिस्टम हमारे लिए कहाँ यूजफुल है। साइंटिस्ट ने इसे पढ़ना शुरू किया और पाया कि ये क्रिस्पर Cas9 नेचुरल पाथवे में तो काम करता ही है, बट वी कैन इंजीनियर इट। हम उस प्लाज्मिड को यूज कर सकते हैं, बैक्टीरियल प्लाज्मिड को यूज कर सकते हैं टू गेट द इंजीनियर्ड क्रिस्पर Cas9 सिस्टम, जहां पर हम क्या करेंगे, कुछ जेनेटिक डिजीजेज जो कि एग्जिस्ट करती हैं उनके साथ एसोसिएटेड हैं कुछ स्पेसिफिक जीन सीक्वेंसेस, जीन्स। अगर उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया जाए, स्कैन कर लिया जाए विद द हेल्प ऑफ क्रिस्पर, और साथ ही गाइड आरएनए जो कि स्पेसिफिक हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो टू दोज जेनेटिक डिफेक्ट डीएनए, हम Cas9 क्रिस्पर सिस्टम की हेल्प से उस डीएनए को कट कर सकते हैं। इसका मतलब हम जेनेटिक डिफेक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं। सो अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी अवॉइडेड यूजिंग दिस इंजीनियर्ड क्रिस्पर Cas9 सिस्टम। कैसे? प्लाज्मिड लिया, उसमें कुछ स्पेसिफिक गाइडेड आरएनएज थे, वो गाइडेड आरएनएज किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं टू द स्पेसिफिक जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स। वंस इंसर्टेड इनटू द लाइफ सेल्स, कैसे लाइफ सेल्स में, चाहे वो फीटल सेल्स हों, चाहे वो स्टेम सेल्स हों या द अदर लिविंग सेल्स, उनके अंदर इस सिस्टम को यूज करके, क्रिस्पर Cas9 सिस्टम को यूज करके, प्लाज्मिड को यूज करके उस डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है। सो रिमेंबर, बैक्टीरिया के अंदर ये नेचुरली प्रेजेंट है द क्रिस्पर सिस्टम, जो कि Cas9 के साथ जुड़कर एक इनएक्टिव Cas9 उन दो आरएनएज यानी कि गाइड आरएनए और ट्रेसर आरएनए को लेकर बन जाता है एक्टिव Cas9, जो कि स्पेसिफिक सीक्वेंस को स्कैन करके उन्हें कट करेगा एंड रिमूव करेगा। ठीक जी, और हम इसे यूज कर सकते हैं। अब खास बात यह है कि डीएनए एक बार कट हो गया, अनवाइंड हो गया, तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है टू ज्वाइन अगेन, राइट। सो ज्वाइनिंग अगेन बहुत ज़रूरी है, और उस ज्वाइनिंग में हम डिज़ायर्ड जीन्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसा मैंने बात किया, गाइडेड आरएनएज लेकर डिज़ायर्ड जीन सीक्वेंसेस ऐड किए जा सकते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जहां पर क्रिस्पर स्कैन करता है जीनोम को, राइट लोकेशन ढूंढता है, और Cas9 सिजर्स उस डीएनए को कट करके उस पर्टिकुलर सीक्वेंस जो कि अनडिजायर्ड है, नहीं चाहिए, कट करेगा, और डीएनए
अपना नेचुरल टेंडेंसी से न्यू बेस पेयर्स जनरेट करके उस डीएनए हेलिकल को बंद करेगा। बट जहाँ पर हम कोई डोनर या बाहर से स्पेसिफिक जीन्स डाल देंगे तो हम उस स्पेसिफिक सीक्वेंस पर डिजायर्ड जीन्स को की एडिशन या डिलीशन कर सकते हैं। दिस इज हाउ दिस CRISPR-Cas9 वर्क्स। और ये CRISPR-Cas9 सभी सेल रिपेयर्स डैमेजेस को ओरिजिनल सीक्वेंस की जगह एक ऑल्टर्ड वर्जन से एडिट कर सकता है, तभी नाम है जीन एडिटिंग। ठीक जी, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। CRISPR-Cas9 नेचुरली एग्जिस्ट करता है बैक्टीरिया के अंदर, जहां ये उन्हें अडेप्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सो CRISPR क्या है? ये सीक्वेंस है ऑफ द पैलिंड्रोमिक रिपीट्स जो कि स्कैन करेगा जीनोम को टू फाइंड आउट कि कहाँ पर कुछ फॉल्टी डीएनए प्रेजेंट है। In case of bacteria, if I talk about bacteria, so as soon as the viruses attack the bacteria, they insert their genome, और उसके opposite bacteria बनाता है RNAs, the guide RNA and the tracer RNA, which combine with the inactive Cas9 enzyme, और ये combination बन जाता है of the guided RNA, tracer RNA, and Cas9 becomes active Cas9 system, which with the help of this CRISPR scans the genome, finds that faulty viral genome, edits it, cuts it, and saves the bacteria from the viral attack. Similarly, this CRISPR-Cas9 system can be utilized in all the living cells, including the fetal cells, the stem cells, where the faulty genes can be edited using this Cas9. And unlike all other genetic gene editing methods, ये सबसे ज़्यादा quick, ईजी, सेफर एंड मोर एक्यूरेट है, क्योंकि ये रिलाई करता है RNA DNA बेस पेयरिंग रादर देन द इंजीनियरिंग ऑफ प्रोटीन्स टू बाइंड विद पर्टिकुलर DNA सीक्वेंस। सो RNA guide RNA has got the base pair sequence complementary to the DNA that has to be removed, और इस रिमूवल में हम इंसर्ट कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स जो कि डिजायर्ड हैं। ठीक, सो हर टेक्निक के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। सो प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ दिस जीन एडिटिंग। फायदा कहाँ है इसका? फायदा है टू मॉडिफाई द डिजीज कॉजिंग जीन्स इन एम्ब्रियो। जैसे मैंने बात किया, कुछ खास पोटेंशियल जो जेनेटिक डिजीजेज हैं, अगर उनका जेनेटिक मैपिंग की हुई है, वी नो द जीन सीक्वेंस, दे कैन बी ऑल्टर्ड। It might be possible to install genes that offer lifelong protection against that infection. ठीक जी, बहुत ही पोटेंट है टू रिमूव द एंड मॉडिफाई द डिजीज कॉजिंग जीन्स इन द एम्ब्रियोज, राइट। एंड देन इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर, जहाँ पर हम बेटर क्रॉप वराइटीज, बेटर जीन्स इंट्रोड्यूस करके क्या कर सकते हैं? बेटर क्रॉप वराइटीज जनरेट कर सकते हैं, सच एज द वराइटीज विच आर मच मोर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट, वी कैन गेट इवन द बेटर यील्ड। देन इसी स्पेसिफिक टूल को यूज करके वी कैन जनरेट अ नंबर ऑफ एग्रोनॉमिक परफॉर्मेंसेज, बेटर वराइटीज जनरेट कर सकते हैं। सो ह्यूमंस के अंदर भी यूज किया जा सकता है एंड द इनटू द प्लांट्स ऑल्सो। Then it can be used in the medical treatment of very deadly diseases such as HIV, cancer, and sickle cell anemia. चाइना में the researchers have been done, researchers ने क्या किया है? faulty genes को edit कर दिया है which cause an inherited blood disorder. So वहाँ पर ये possible हो पाया है, और अब इसका potential और भी explore किया जा रहा है in curing other such diseases also. ठीक जी, pros and cons. Now what are the cons of gene editing? जहाँ ये जीन एडिटिंग बहुत ही फ़ायदेमंद है, वहाँ पर इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो मेकिंग इरिवर्सिबल चेंजेस टू एवरी सेल इन द फ्यूचर एम्ब्रियो। अगर हम फ्यूचर एम्ब्रियो के सेल के साथ कुछ चेंजेस कर रहे हैं, सो एंड ऑल द वी आर रिस्किंग दिस ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन। बहुत सारा रिस्क एसोसिएटेड है ऐसी एक्सपेरिमेंटेशन के साथ। साथ ही साथ
अगर कुछ अनइंटेंशनल एडिट्स हो जाएं, क्योंकि डीएनए ने अपने आप को रिपेयर करना ही करना है, ठीक है, सो वो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है, बट अगर कुछ एडिट्स ऐसे हो जाएं जो कि डिजायरेबल ना हो, सो वी कैन नॉट रिवर्स दैट एंड दैट कुड हैव सीरियस इफेक्ट्स ऑन द fetal development and long term health and safety issues are there. दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ऑल्टरिंग वन जीन कुड हैव अनफोरसीन, जिनके बारे में अभी सोचा नहीं गया, वाइड स्प्रेड इफेक्ट्स ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द जीनोम एज वेल। ठीक जी, अगर कुछ ऑल्ट्रेशन है इट माइट लीड टू सम अदर डिसऑर्डर्स, कुछ और डिसऑर्डर्स भी कोप इन हो सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अनएथिकल, क्योंकि वी हैव लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइनर बेबी, सो there can be a thing where the humans can edit the genes to have designer babies, कुछ खास desirable characteristics such as height, color, etc. they can be introduced into the fetal cells. So this is something unethical and this will result in a lot of discrimination. So बहुत सारे pros and cons हैं, फ़ायदेमंद चीज़ें भी हैं और कुछ नुकसानदेह चीज़ें भी हैं। खास CRISPR-Cas9 की बात यह है कि इसके लिए 2020 में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया गया टू द टू फेमस विमेन साइंटिस्ट, नेमली इमैनुअल शार्पेंटर एंड देन जेनिफर डूना। They have been given the Nobel Prize in Chemistry in 2020 for this CRISPR-Cas9 system. So again a very potential tool जिस पर काम किया जाना ज़रूरी है और इसके pros and cons को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। I hope you've understood this CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 क्या है और कैसे काम करता है। तो अब हम कुछ करेंगे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड बायोलॉजिकल टर्म्स जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, तो उनके पीछे बायोटेक्नोलॉजी क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोसेंसर्स की। नो, व्हाट इज अ बायोसेंसर? A biosensor is a device that measures biological or chemical reactions by generating signals proportional to the concentration of an analyte. अब इसका क्या मतलब है? बायोसेंसर यानी कि सेंस करना, किसको? एक बायोलॉजिकल केमिकल को सेंस करना। और हमने बहुत सारे ऐसी मशीन्स, ऐसे बायोसेंसर्स बना लिए हैं जहां पर हम इनकी कॉन्सेंट्रेशन को सेंस करते हैं विद दीज डिवाइसेस, बायोसेंसर्स। और ये बायोटेक्नोलॉजी के बायोसेंसर्स उन सिग्नल्स को सेंस करके उनकी कॉन्सेंट्रेशन के मुताबिक हमें सिग्नल देंगे। इसका सबसे इजी एग्जांपल्स आप अपने घरों में देख सकते हैं, या आपने देखा होगा ग्लूकोज टेस्ट करने वाली मशीन, राइट? जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो अपना ब्लड टेस्ट, ब्लड की ड्रॉप डालते हैं एंड उस मशीन से क्या पता चल जाता है? द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन द ब्लड। अब है क्या? ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उससे एक बायोसिग्नल जनरेट हुआ और उस मशीन में जो ग्लूकोज मेजर करने वाली या शुगर मेजर करने वाली मशीन थी उसमें वो बायोसेंसर लगाए जिसने उस ग्लूकोज लेवल को एनालाइज करा, सिग्नल को रीड किया और हमें अमाउंट दे दी। सो बायोसेंसर्स आर नथिंग बट डिवाइसेस विच कैन कन्वर्ट अ बायोलॉजिकल सिग्नल इनटू द कॉन्सेंट्रेशन, उसका एग्जैक्ट एक्युमुलेशन, एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन दे देगा। और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जो हमारी शुगर टेस्ट करने वाली मशीन है। ये ही नहीं, हमारे पास बायोसेंसर्स और बहुत सारे एरिया में यूज हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एनवायरनमेंट में कोई पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है तो उसको भी हम बायोसेंसर से डिटेक्ट कर सकते हैं। हम एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर कर लेते हैं, राइट? एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर कर लेते हैं कि इस एरिया में, आज दिल्ली के इस एरिया में इतना पॉल्यूशन था, यहाँ इतना पॉल्यूशन था, तो वो भी बायोसेंसर्स के माध्यम से ही किया जाता है। और अगर मैं मिलिट्री यूजर्स में बात कर लूँ तो हमें किसी भी पोटेंट टॉक्सिक गैस को दूर से सेंस कर लेना ताकि कैजुअलिटीज कम हो, वहां पर बायोसेंसर्स का यूज किया जाता है। मशीनरी में, आर्टिलरी में इन बायोसेंसर्स को इंप्लाई किया जाता है टू डिटेक्ट द सिग्नल्स फ्रॉम दीज बायोकेमिकल्स। सो राइट, आपको बायोसेंसर समझ आ गया। एक अगली इंपॉर्टेंट टर्म जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं वो है बायोसिग्नेचर। Now what is बायोसिग्नेचर? ये कोई साइन नहीं है, दिस इज नॉट अ साइन। बायोसिग्नेचर का मतलब है हम अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी मिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट? हम ये देखना चाहते हैं कि क्या किसी और प्लैनेट पर भी पहले कभी लाइफ थी, जैसा कि हम बात करते हैं अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स में कि ये मिशन हुआ और इसमें हमें डिटेक्शन करना चाहते हैं हम कि वहां पर मून पर कभी लाइफ पॉसिबल थी या मार्स पर कभी लाइफ पॉसिबल थी। तो लाइफ पॉसिबल थी, इस सवाल का जवाब देंगे ये बायोसिग्नेचर्स। So what is a biosignature?
अ बायोसिग्नेचर ऑल्सो कॉल्ड एज अ केमिकल फॉसिल और अ मॉलिक्यूलर फॉसिल, यानी कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने कुछ लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट करते हैं। उन लाइफ प्रोसेसेस में इन्वॉल्वमेंट होती है या प्रोटीन्स की या लिपिड्स की या किसी और केमिकल की, तो उन केमिकल्स को उन बचे हुए अवशेषों में या रॉक मटेरियल में हम क्या करते हैं, रॉक मटेरियल्स लेके आए। जैसे हम चांगी की बात कर लें, वो 1.7 किलोग्राम अभी लेकर आया ल्यूनर रॉक मटेरियल लेके आया। अब उस रॉक मटेरियल को अर्थ पर लाकर स्टडी किया जाएगा यूजिंग दीज बायोसिग्नेचर्स। देखा जाएगा कि क्या कोई ऐसे केमिकल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उस मटेरियल के अंदर है जो हमें थोड़ा सा भी आइडिया दे दे कि यहाँ पर लाइफ पहले कभी पॉसिबल थी या आने वाले टाइम में पॉसिबल हो पाएगी। So right, biosignatures try to detect an element, isotope or a molecule or any phenomenon that provides scientific evidence of present or past life. I hope you understood what is biosignature. ठीक, तो हमारे जितने भी स्पेस मिशंस हैं वो इस बायोसिग्नेचर का बहुत यूज करते हैं। नेक्स्ट टर्म जिसकी हम बात करेंगे दैट इज बायोजेनेरिक्स। हम सब ने जेनेरिक मेडिसिन के बारे में सुना है, तो एक्चुअली व्हाट आर बायोजेनेरिक्स? बायोजेनेरिक्स आर द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पेटेंट ऑफ इनोवेटर बायोफार्मास्यूटिकल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो बायोजेनेरिक्स में हम क्या करना चाह रहे हैं कि बहुत सारी वर्ल्ड ओवर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, बहुत ही सीरियस एलिमेंट्स जैसे कैंसर, एड्स, एल्जाइमर्स, इसके लिए मेडिसिन बनाती हैं। पर वो मेडिसिन वो बहुत ही कॉस्टली है एंड समटाइम्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर आउट ऑफ द रीच ऑफ अ कॉमन पीपल। तो हम क्या करना चाहते हैं, उनमें से बायोजेनेरिक्स क्या करना चाह रहा है, बायोजेनेरिक्स में हम ऐसी वो फार्मास्यूटिकल्स या ऐसी जो मेडिसिन हैं जो कि जिनकी एक्सपायरी या पेटेंट प्रोटेक्शन खत्म होने वाली है, राइट, पेटेंट प्रोटेक्शन खत्म होने वाली है, हम उनसे मिलती जुलती मेडिसिन बनाना चाहते हैं विच आर मच लेस इन कॉस्ट एंड गिव द सेम इफेक्टिवनेस। So biogenerics are also known as biosimilars in Europe. They are known by the name of follow-on biologics and sometimes they are called as biologicals. बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, कैंसर, एड्स, एल्जाइमर्स, ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं उनके लिए बड़ी कंपनीज ने, बाहर के देशों की कंपनीज ने अपने पेटेंट्स करा रखे हैं अपनी मेडिसिन के लिए। तो जब वो पेटेंट्स एक्सपायर होंगे, पेटेंट प्रोटेक्शन खत्म होगी, वी एज इंडियंस और भी दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज दे ट्राई टू मेक बायोजेनेरिक्स जो कि मच लेस इन कॉस्ट होंगे एंड दे विल प्रोवाइड द सेम इफेक्टिवनेस। दस वी आर ट्राइंग टू मेक दिस बायोफार्मास्यूटिकल्स affordable to and they should reach everyone, even the common people. Right, now I hope you understand they are known by the names biosimilars, ठीक, and they are very much useful. हमारे देश में बहुत सारी कंपनीज ये करना चाह रही हैं। नेमली हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कर लें, अब अगर हम कोरोना की बात करें, कोरोना वायरस की बात करें, तो हमारे देश ने 2 वैक्सीन बनाई, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। सो दीज आर मच वेरी सिमिलर टू अदर वैक्सीन दैट आर प्रोड्यूस्ड इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो हम बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए भी, डायबिटीज के लिए, हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए एंड एड्स, कैंसर एंड अदर प्रॉब्लम्स एज वेल। सो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस पर काम कर रही हैं और बना रही हैं, विच इंक्लूड द मेजर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज इंडिया में बायोजेनेरिक्स पर काम कर रही हैं, बना रही हैं मेडिसिन। दे आर बायोकॉन, जाइडस कैडिला जो कि अभी कोशिश ये कर रहे हैं, भारत बायोटेक ये कोशिश कर रहा है कि नेजल वैक्सीन जो है वो कोरोना की बनाई जाए, ठीक, विच आर मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव, राइट, वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होंगी। डॉक्टर रेड्डीज लैब, रिलायंस लाइफ साइंसेज, ये सब जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं ये इस काम में लगी हुई हैं और देखा जाता है कि कौन सी मेडिसिन का पेटेंट प्रोटेक्शन खत्म हो रहा है उस पर काम किया जाता है, राइट। नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज बायो रेमिडिएशन। ना बायो रेमिडिएशन, बायो का मतलब लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रेमेडी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज कर कर किसी चीज की रेमेडी की जाए, इलाज किया जाए। अब यहाँ पर बायो रेमिडिएशन में हम क्या करते हैं, वी यूज प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड फंजाई. Number of microbes are used to get rid of the harmful chemical compounds that have
accumulated in the environment. अगर आपको याद हो, हमने बहुत पहले बात की थी ऑयल जैपर्स की. अब ऑयल जैपर्स क्या है? एक्चुअली कॉन्कॉशन ऑफ 5 to 4 बैक्टीरिया जो कि ऑयल स्लजेस को, ऑयल स्पिल्स को खत्म करता है, डिग्रेड करता है. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वो केमिकल, हार्मफुल केमिकल कंपाउंड्स जो पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं और नेचर में इकट्ठे हो गए हैं, एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, हम उन्हें हटाना चाहते हैं यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड द टर्म इज बायो रेमिडिएशन. बायो रेमिडिएशन दो तरह से की जा सकती है, एक्स सीटू एंड इन सीटू. इन सीटू मतलब जहां पर वो हार्मफुल केमिकल पाया जाता है वहीं पर उसे डिग्रेड किया जाए. एक्स सीटू बायो रेमिडिएशन में द सॉयल और द माइनिंग, जहां पर पॉल्यूशन हुआ है सॉयल का, उस सॉयल को सरफेस पर लाकर या किसी और जगह पर ले जाकर प्रॉपर एरिएशन टेक्निक से फॉलो करके उस केमिकल कंपाउंड को या हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स को रिमूव किया जाए. तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है इन सीटू और एक्स सीटू में. इन सीटू में जहां पर वो केमिकल पाया जा रहा है वहीं पर उसे डिग्रेड किया जाए. एंड इन एक्स सीटू बायो रेमिडिएशन इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जहां पे एक्सकेवेटेड सॉइल इज ब्रॉट अबव द ग्राउंड और उसे किसी अलग जगह पर जाकर ट्रीट किया जाता है, रेमिडिफाई किया जाता है यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स भी हो सकते हैं और ये हो सकते हैं कुछ मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जिनकी अपनी नेचुरल कैपेसिटी है टू डिग्रेड द हार्मफुल केमिकल्स, या कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाए गए मॉडिफाइड बैक्टीरिया या मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा बायो रेमिडिएशन करें तो उसे कहा जाएगा बायो ऑगमेंटेशन. That is the addition of microorganisms with specific metabolic capabilities. उनका metabolism ऐसा है that are underrepresented in the natural microbial populations that will promote degradation of the contaminant. या तो उस माइक्रोब में नेचुरली वो कैपेबिलिटीज हैं कि वो उस हार्मफुल केमिकल को डिग्रेड कर पाए, या हम कुछ जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स भी यूज करते हैं. सो इफ वी आर यूजिंग माइक्रोब्स फॉर बायोरेमिडिएशन, दैट इज called as bioaugmentation. And if we are using the plants for bioremediation, that is called as फाइटोरेमिडिएशन. अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. बहुत सारे प्लांट्स नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कि हैवी मेटल्स को सॉइल में से डिग्रेड करते हैं, ख़त्म करते हैं. राइट, इफ़ आई टॉक अबाउट मस्टर्ड, मस्टर्ड की कैपेबिलिटी है कि ये कैडमियम, जिंक जैसे हैवी मेटल्स को डिग्रेड करता है. ठीक, अल्पाइन ट्रीज हैं, ये यूरेनियम जो है या कैडमियम, जिंक, आर्सेनिक ऐसे बहुत सारे हैवी मेटल्स को डिग्रेड करेगा या उसे कन्वर्ट कर देगा into the useful compounds which are further degraded by the या used by the plants है. ऐसा ही सनफ्लावर का एग्जाम्पल है. आर्सेनिक, जिंक रिच रीजन में ये पाए जाते हैं and they have the natural capabilities to reduce the heavy metal concentration from the soil itself. तो प्लांट्स जब फाइटो रेमिडिएशन करेंगे ये बहुत सारे प्रोसेसेस से करेंगे विच आर एज फॉलोज. अब सबसे पहला आएगा फाइटो एक्सट्रैक्शन, यानी कि इन प्लांट्स ने अपनी रूट्स द्वारा उन सॉइल्स में से इन हार्मफुल केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया है. वंस दे एक्सट्रैक्ट देम, दे यूटिलाइज देम एंड देन डिग्रेड देम बाय फाइटो डिग्रेडेशन. और इसी प्रोसेस में कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स को ये ट्रांसपिरेशन द्वारा लूज भी कर देते हैं इनटू द एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड एज फाइटोवोलेटिलाइजेशन. ठीक, इसके अलावा रूट्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जो कि क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज को खत्म करते हैं बाय द प्रोसेस राइजोफिल्ट्रेशन, क्योंकि ये रूट्स में प्रेजेंट बैक्टीरिया करते हैं, जनरली द राइजोबियम बैक्टीरियाज. देन देयर इज फाइटोस्टिमुलेशन, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक जगह पर अकुमुलेट करके वहीं पर ही रहने दिया जाए, वहीं पे स्टेबलाइज कर दिया जाए ताकि उनकी लीचिंग ना हो और सॉइल फर्दर पॉल्यूट ना हो. सो दे स्टिमुलेट देम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इनटू दैट वेरी रीजन एंड हेंस फाइटोस्टेबलाइज देम इनटू दैट रीजन so as to prevent their leaching into the soil and thus reducing the pollution. So plants ये इतने सारे processes use करके इन pollutants को degrade करते हैं and this is called as phytoremediation.
नेक्स्ट टर्म जो आजकल फिर बहुत यूज में है, दैट इज बायोप्लास्टिक्स एंड बायोपॉलिमर। आजकल जब हम शॉपिंग करने जाएं तो पहले तो यही कहा जाता है कि अपने घर से अपना कॉटन बैग या जूट बैग लेके जाइए, या जो पॉली बैग्स बाहर मिल रहे हैं उस पर लिखा होता है आई एम नॉट प्लास्टिक, आई एम 100% बायोडिग्रेडेबल। सो व्हाट इज 100% बायोडिग्रेडेबल? वो है बायोप्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स हमें सबको पता है कि दे आर पॉलीमर्स, ठीक है। पॉलीमर्स मतलब छोटे छोटे मोनोमर्स को जोड़कर एक बड़ा कंपाउंड पॉलीमर बना है, जो कि बहुत ज़्यादा जिसमें कॉन्सेंट्रेशन होती है। दे आर जनरली डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स एंड दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। तो बेसिकली क्या किया जा रहा है? बेसिकली वी आर ट्राइंग टू यूज द मॉडिफाइड प्लांट्स, या तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हों या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से प्लास्टिक्स बनाए जाएं, ठीक। अभी भी बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑब्वियसली नॉट ऑन अ लार्जर स्केल, क्योंकि अभी भी इनकी प्रोडक्शन लो लेवल पे हो रही है, थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा है, बट ग्रेजुअली वी आर शिफ्टिंग टू द बायोप्लास्टिक्स और द बायोपॉलिमर्स, जहाँ पर हम प्लांट सोर्स से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स से वी आर ट्राइंग टू ऑब्टेन द प्लास्टिक्स which are biodegradable and which will not pose any threat to the environment. And one such bioplastic, the very first bioplastic discovered was PHB, that was polyhydroxybutyrate in 1926 from a bacterium Bacillus megaterrarium, ठीक जी। PHB बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे पहला बायोप्लास्टिक्स था। तो आज हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि हम इसको बायोप्लास्टिक से अपने एनवायरनमेंट के लिए और सचेत हो जाएं और पॉल्यूशन जो है वो कम करें। एंड एप्लीकेशन कहाँ है इन बायोप्लास्टिक्स की? इन मेकिंग बायोडिग्रेडेबल बॉटल्स एंड पैकेजिंग फिल्म। जितनी पैकेजिंग हो रही है वो बायोप्लास्टिक से हो। देन दे शुड बी यूज्ड इन मेकिंग कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग पैकेजिंग, ड्रग्स को पैकेज करना, कैप्सूल्स बनाए कुछ ऐसे, तो ये बायोप्लास्टिक से हो। साथ ही साथ एब्जॉर्बेबल सर्जिकल स्यूचर्स, अगर स्टिचेस लगे हैं तो वो बायोप्लास्टिक्स के बने हो, दे गेट एब्जॉर्ब नेचुरली विद द टाइम। तो ऑब्वियसली वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द पॉल्यूशन, एंड अभी भी इस पर बहुत काम किया जा रहा है। अवेयरनेस ज़रूरी है और इनका कॉस्ट इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। Next I come to bioleaching. Bioleaching again very important. It is the extraction of some very important metals from their ores by the use of living organisms. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि माइक्रोब्स जो हैं, उनकी मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके हम क्या करेंगे? ऐसे ओर्स जिनमें पुअर कॉन्सेंट्रेशन भी है मेटल की, वहाँ से हम उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर लीचिंग की जाती है। माइक्रोब्स क्या करते हैं? बाकी इम्प्योरिटीज़ को डिग्रेड कर देते हैं और ओर को एनरिच कर देते हैं, ताकि बाद में उससे एक इफेक्टिव वे में, एक बेटर इकोनॉमिकल वे में मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर जो है, ऑफ मेटल है, वो निकाली जा सके। सो दे हैव गॉट अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस। इकोनॉमिकल, एनवायरमेंट फ्रेंडली। इकोनॉमिकल इसलिए क्योंकि जितना भी कॉस्ट था नॉर्मल माइनिंग का, लीचिंग का, प्योरिफिकेशन ऑफ ओर का, वो सारा अवॉइड हो गया यूजिंग दीज नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ही, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वहाँ यूज़ किया जा सकता है जहाँ पर पुअर ओर कॉन्सेंट्रेशन है। अगर कम मात्रा में भी मेटल प्रेजेंट है उस ओर के अंदर तो वहाँ पर भी इन्हें यूज़ किया जा सकता है। सो बायो लीचिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और इसे बायो माइनिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टर्म, बायोमार्कर। बायोमार्कर्स की बात हमने जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की थी वहाँ पर भी की थी। तो मार्कर का मतलब होता है जब हमें किसी चीज़ का ध्यान रखना होता है, कुछ चीज़ हाईलाइट कर दी। सो बायोमार्कर्स आर जनरली दोज बायोलॉजिकल कंपाउंड्स विच आर ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड एंड इवेल्युएटेड एज एन इंडिकेटर। एक इंडिकेटर का काम करते हैं ऑफ नॉर्मल बायोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल प्रोसेस और अ रिस्पॉन्स टू अ थेरेपेटिक इंटरवेंशन। अब इसका क्या मतलब है? बायोमार्कर का मतलब है एक ऐसा केमिकल, चाहे वो कोई जेनेटिक सीक्वेंस हो यानी कि डीएनए सीक्वेंस हो, या कोई ऐसा प्रोटीन हो या कोई लिपिड मॉलिक्यूल हो जो एक मार्कर का काम करे। भी इस डिजीज के साथ ये मार्कर, ये चीज एसोसिएटेड है, तो
हमारी जो ट्रीटमेंट है, ड्रग डिलीवरी है, वो आसान हो जाएगी अगर हमें मार्कर्स पता चल जाएंगे। जनरली हम बात करते हैं ना कि ये वाली डिजीज जेनेटिक है, ये जेनेटिक आती है। हाउ डू वी नो दैट इट इज अ जेनेटिक डिजीज? वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, कुछ स्पेसिफिक मार्कर्स देखा जाते हैं, रिसर्च की जाती है कि हाँ इस जेनेटिक सीक्वेंस जिन लोगों में है वहां पर ये डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हैं, राइट? सो बायोमार्कर्स आर नथिंग बट दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ सर्टेन नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस। हम कहें कि ये प्रोटीन बन रहा है तो इसमें अगर हम कह दें कि ये प्रोटीन बन रहा है तो ये वाली डिजीज होने के चांसेस हैं, या ये प्रोटीन नहीं बन रहा तो ये डिजीजेस होने के चांसेस हैं। तो वो प्रोटीन जो है वो एक तरह का बायोमार्कर काम करेगा। सेम वे हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में भी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी बायोमार्कर्स यूज करते हैं। हम प्रॉपर सीक्वेंसेस को जिनको हमें डिलीट करना है, एडिट करना है, उन्हें निकाल देंगे या उन्हें यूज करेंगे, बट उनको आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है। सो आइडेंटिफिकेशन इज बायोमार्किंग। और इनके एग्जाम्पल्स इंक्लूड पैटर्न्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन, चाहे वो कोई जीन हो, चाहे लेवल्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन इन द बॉडी फ्लूइड्स, ये सब डिटेक्ट किया जाता है एंड दे एक्ट एज बायोमार्कर्स। और बायोमार्कर्स की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है ऑब्वियसली इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे केमिकल का यूज हुआ, जैसे अगर हम स्टडी करना चाहते हैं फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन, या फॉर एग्जांपल हम यहाँ बात करें परफ्यूजन ऑफ हार्ट मसल को पढ़ना चाहें तो वहाँ पर हम बायोमार्कर यूज करते हैं रुबिडियम क्लोराइड। Another application of biomarker is to indicate the presence of various environmental substances. Toxicology या environment को पढ़ना हो तो वहाँ पर भी हम biomarkers का यूज करते हैं। साथ ही साथ अगर किसी खास सेल को रिकॉग्नाइज करना है बॉडी के अंदर तो भी बायोमार्कर्स काम करते हैं, क्योंकि हमें उस मार्कर से पता चलेगा कि हाँ ये वाला सेल ये ही हो सकता है, क्योंकि दिस मार्कर इज एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर सेल ओनली, या दिस मार्कर इज एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर disease only. For example, in cell biology, a molecule acts as a biomarker for detection and isolation of a particular cell type. For example, to identify embryonic stem cells, the protein OCT4 is used as a biomarker. In genetics also, a DNA sequence identified as genetic marker that causes diseases or is associated with the susceptibility of a disease, कि हाँ suspected है कि इस आदमी में ये disorder हो सकता है क्योंकि इसके genetic genome में ये sequence of gene पाई गई है। Right, so biomarkers help us to detect various pathological processes या कोई disease associated हो सकती है, ये बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट, आजकल जो बहुत ही हमें सुनने को मिल रहा है, अगर ये कोरोना वायरस की बात करें तो भी स्टार्टिंग में ये बातें आई थी, इट इज़ अ बायोलॉजिकल वेपन, राइट? नाउ व्हाट इज बायोलॉजिकल वेपन? बायोलॉजिकल वेपन इससे एसोसिएटेड टर्म बायोटेररिज्म, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टेररिस्ट की तरह यूज किया जाए, वेपन्स की तरह यूज किया जाए, ऑब्वियसली टू हार्म द होस्ट। और ये कहानी बहुत पुरानी है। इफ़ आई गो बैक टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो वहाँ पर भी बायो वेपन्स को यूज़ किया गया था एंड बहुत ही डेलिबरेटली इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है टू कॉज द डिजायर्ड प्रॉब्लम्स इन द होस्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए स्पेशली जो है डिज़ाइन और इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। सो बायोलॉजिकल वेपन्स आर आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड टॉक्सिक सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। उनसे कोई टॉक्सिन या उन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है टू कॉज द डिजीजेज। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो वहाँ पे जापानीज ने चाइनीज वेल्स को इंटॉक्सिकेट कर दिया था टू स्प्रेड द टाइफस फीवर एंड द कॉलेरा। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जर्मन्स वर द फर्स्ट टू यूज द बायो वेपन्स इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हालांकि वो बहुत स्मॉल स्केल पे हुआ। तो बायो वेपन्स जो हैं दे आर इंटेंशनली यूज टू डिस्टरप्ट द होस्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड टू क्रिएट बहुत सारी प्रॉब्लम्स। मेन एम फिर वही है, टू किल और टू इंजर द होस्ट। तो ऐसे बहुत सारे बायो वेपन्स हैं जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज बैसिलस एंथ्रेसिस, जिसको हम एंथ्रेक्स भी बोलते हैं, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट इज सॉइल। अब होगा क्या, इसका टारगेट होस्ट है ह्यूमंस एंड डोमेस्टिक एनिमल्स एंड इट गेट्स द मोड ऑफ कंटैक्ट जो है दैट इज ओपन वुंड्स एंड इनहेलेशन, एंड इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। द सिम्टम्स इंक्लूड फ्लू लाइक सिम्टम्स एंड पल्मोनरी एंथ्रेक्स सेप्टिसीमिया। और ये वर्ल्ड वॉर 1 में भी यूज़ किया गया, 2 में भी यूज़ किया गया, राइट?
Then there was protein toxin ricin extracted from castor bean plants, and it is mainly targeted to the humans. Transmits by contaminated food, water inhalation और injection. तो ये बहुत सारी problems cause करता है, which includes severe abdominal pain, watery and bloody diarrhea, vomiting, weakness, fever and pulmonary edema. lungs में swelling हो जाती है and it can prove fatal as well. ठीक, नेक्स्ट जो बायो वेपन है दैट इज क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, जिसको बोटुलिज्म भी बोलते हैं हम डिजीज को. टारगेट अगेन ह्यूमंस, कंटामिनेटेड फूड और वाटर और सिवियर फूड पॉइजनिंग कॉज करता है. देन देर इज स्मॉल पॉक्स वेरिसेला विच इज इरेडिकेटेड फ्रॉम नेचर नाउ, बट ये अभी भी लैब्स के पाइल्स में, स्टॉक पाइल्स में पड़ा हुआ है. सो टारगेट अगेन ह्यूमंस, और हमें पता है स्मॉल पॉक्स के लिए परसिस्टेंट फीवर, अगर कंटैक्ट हो जाए, डायरेक्ट कंटैक्ट हो जाए बॉडी फ्लूइड से या कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट से. सो माउथ रैश एंड बम्प्स ऑन द स्किन, टंग पर, वॉमिटिंग पर, ये वॉमिटिंग हो जाती है. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ दिस स्मॉल पॉक्स कंटेमिनेशन इन्फेक्शन, राइट. तो ये सारे बायो वेपन्स यूज किए जा चुके हुए हैं एंड आज भी इनका थ्रेट एक बना हुआ है. देन देर इज क्लोस्ट्रीडियम परफरेंसिस. इसमें क्या होता है, इसमें ओपन वूंड्स या कुछ ऐसे वूंड्स हैं जहाँ पर ब्लड सर्जरी के बाद कोई ऐसा वूंड आ गया है या कुछ है जहाँ पर ब्लड सप्लाई रुक गई है, तो वहाँ पर गैंग्रीन बन जाता है जहाँ पर माइक्रोब ग्रो करता है एंड इट रिलीजेस सम टॉक्सिक गैसेस. सो इट इज़ वेरी फेटल एंड द सिम्टम्स इंक्लूड्स गैस गैंग्रीन, एज आई टोल्ड यू. ये गैंग्रीन बन जाता है विच रिलीजेस टॉक्सिक गैसेज एंड इट कॉजेज द अदर सिम्टम्स. इसके और सिम्टम्स हैं सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया एटसेट्रा. एंड बेसिकली इफेक्ट करता है इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस, अदर एनिमल्स, सॉइल इनका नेचुरल एनवायरनमेंट है, इफेक्ट करेगा ह्यूमंस एंड डोमेस्टिक एनिमल्स को. तो ये सारे बायोलॉजिकल वेपन्स दे आर यूज्ड फॉर बायो टेररिज्म, राइट. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बायोस्पाजिंग. इट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जहाँ पर हम ग्राउंड वाटर की पॉल्यूशन को कम कर रहे हैं बाय यूजिंग नेचुरली अकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और बायोस्पाजिंग में हम क्या करते हैं, एयर एंड न्यूट्रिएंट्स आर इंजेक्टेड इनटू द सॉइल लेयर्स. जब ये एयर और न्यूट्रिएंट्स इंजेक्ट होंगे तो माइक्रोबियल एक्टिविटी एनहांस हो जाती है. वंस द माइक्रोबियल एक्टिविटी इज एनहांस्ड तो हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दे कैन डाइजेस्ट द पॉल्यूटेंट्स एंड दस डिक्रीज देयर कॉन्सेंट्रेशन. सो इंपॉर्टेंट यूजेस भी हैं. आपने देखा कि इन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजेस भी हैं और अब ये हम ह्यूमंस को डिसाइड करना है कि हमें इन्हें कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, फॉर आवर बेनिफिट या फॉर द बैड पर्पसेस. अगर हम उसके लिए यूज करेंगे तो फिर वो गलत बात है. सो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे. अप टिल देन थैंक यू. हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए. कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी. नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर.